नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अजुनेश में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट क्विक रिवीजन सीरीज की आज हमारी क्लास है 3। तो चलिए बिना किसी तरीके करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि संबंधित है अनुसंधान से। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 1, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल शैक्षिक प्रयोजन के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह व्यवहारिक विषय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक और अनियोजित प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। हम बात कर रहे हैं अनुसंधान की। अनुसंधान को इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च, जो कि दो शब्द से बनकर बना है, री और सर्च। री माने दोबारा और सर्च माने खोजना, यानी कि दोबारा से खोजना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। ऑप्शन बी, नए ज्ञान की खोज करने के लिए। ऑप्शन सी, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, समाज की भलाई करना। ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। ऑप्शन सी, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रेष्ठ सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए, अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक अमूर्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? ऑप्शन नंबर 1, बुद्धिवाद। ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक तर्क, है ना, निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर सी है तर्क और ऑप्शन नंबर डी है अनुभववाद। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभववाद। बिल्कुल सही है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक सिद्धांत किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह। ऑप्शन नंबर बी, सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 7, ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप में प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है। ऑप्शन सी, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। ऑप्शन डी, यह साक्षात्कार का तकनीक का एक प्रकार है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है? देखिए, हम बात कर रहे हैं, सिद्धांत होती है थ्योरी, है ना, तो सिद्धांत का एक कार्य है। ऑप्शन ए, वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना। ऑप्शन नंबर बी, भविष्यवाणी करना। ऑप्शन नंबर सी, घटना की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भविष्यवाणी करना। क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है देखना मुझे, लेकिन मेरे पास आए ही ऐसा है। चलिए कोई नहीं, करते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है, 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है, और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। बी, अरस्तु। सी, लोके और डी, डेकार्टे। तो ये ऑप्शन है इसका सी, लोके। लोके ने बिल्कुल सही कहा था इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। ऑप्शन बी, एक अंडाकार चैनल से परिसोचने के लिए सक्षम होना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन सी, एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है।
ऑप्शन डी, अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वंचित ज्ञान की कमी होती है। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वंचित ज्ञान की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? ऑप्शन ए, वह दूसरे शोधकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन बी, वह सचेत मन वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए। ऑप्शन डी, उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ये बिल्कुल गलत है, उसे अपने खाली काम से काम होता है और उसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आध्यात्मिक विज्ञान यानी कि मेटाफिजिक्स का अर्थ है यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है। बी, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। सी, यह धातुओं का भौतिक विज्ञान है। डी, यह मौसम का भौतिक विज्ञान है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? ऑप्शन ए, अनुसंधान की प्रासंगिकता से। ऑप्शन बी, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। ऑप्शन सी, अनुसंधान की गहराई से। ऑप्शन डी, शोधकर्ता के अनुभव से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा मुझे। निम्नलिखित में किसी एक की समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? पहला है कारक विश्लेषण, दूसरा है मेटा विश्लेषण, तीसरा व्यवस्थित विश्लेषण और डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी, मेटा विश्लेषण, है ना, मेटा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 15, एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रकाशन का स्थान। ऑप्शन बी, अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर। ऑप्शन सी, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। ऑप्शन बी, एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। ऑप्शन सी, सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। और डी, एक अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। तो भाई इसका जो ऑप्शन है वो डी है, एक अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। ये गलत बात है, क्योंकि भाई ये तो हर किसी व्यक्ति की अपनी अलग नेचर होती है कि वो अच्छा है या बुरा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? ए, पत्रिका। बी, विशेष निबंध। सी, जर्नल। डी, पुस्तकें। तो ये होता है सी, जर्नल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। ऑप्शन 2, नई चीज़ों की खोज करना। ऑप्शन 3, पूर्व लेखन पर आलोचना करना। ऑप्शन 4, स्रोतों के गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच और विश्लेषण करना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच और विश्लेषण करना, नई चीज़ों की खोज करना, और एक है इसका ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन ए, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। ऑप्शन बी, उन नए आंकड़ों का अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं किया जाता। ऑप्शन सी, अगले शोध के लिए प्रयुक्त। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने ऑप्शन ए अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, ऑप्शन बी एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, ऑप्शन सी सोच और तर्क क्षमता रखता है, ऑप्शन डी एक पारिश्रमिक कार्य करता है। इसका है ऑप्शन सी सोच और तर्क क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला है इसका विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा सारांश और डी है कोई नहीं। इसका होता है संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणामों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना? तर्क वितर्क के परिणामों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह है ऑप्शन ए तुलना, बी चर्चा, सी मूल्यांकन, डी विश्लेषण। तो सी होता है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 24, एक शोधकर्ता के सामान्यतः एक क्या अपेक्षित है? ए वर्तमान साहित्यिक क्षेत्र में अध्ययन करना, बी नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना, सी विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, ऑप्शन बी अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, ऑप्शन सी अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना, है ना। तो ये था इसका अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना। भाई क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है इसका अनुसंधान कार्य प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 25 का, वो उत्तर है इसका ए अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26, हाँ देखिए अब सही दिखाई देगा आपको। निम्नलिखित विशेषताओं में अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पहला है पुनरावृत्ति, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है प्रयोज्य और चौथा है कोई नहीं। तो इसका होता है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? ऑप्शन ए अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, ऑप्शन बी अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा, ऑप्शन सी अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, ऑप्शन डी अनुसंधान की अवधि द्वारा। ऑप्शन सी बी है इसका अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा। जो आपके उद्देश्य होंगे, आपके उद्देश्य कितने व्यापक रूप से आप लेकर चल रहे हो, तो वो उसका पता चल जाता है उससे कि आपका जो शोध है वो कितना गहराई तक, मतलब कितना उसकी गहराई है, उसकी कितनी अंदर तक की है कि वो रिसर्च कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, ऑप्शन बी यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत के कार्य हैं? ऑप्शन ए वर्तमान ज्ञान का सारांश करना, ऑप्शन बी भविष्यवाणी करना, ऑप्शन सी घटनाओं की व्याख्या करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए लागत कारक पर, ऑप्शन बी अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, ऑप्शन सी शोधकर्ताओं के कौशल संग्रह पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका उत्तर भी उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 31, एक अनुभववादी का मानना है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए,
है ना। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञान हमारे संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? ए है एकल चर सिद्धांत, बी है कार्य साधन। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ना उत्तर वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणी पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी, समाज में सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? ए है प्रत्यक्षवाद, बी है व्याख्यावाद, सी है दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? पहला है सॉरी ये गलत है, इसमें मैं 34 था ना, हाँ हमारा मुझे याद नहीं है इसका, हाँ देखिए हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है? ऑप्शन ए है एक चिकित्सा संबंधित समस्या का निदान करना। ऑप्शन बी है बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी है किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, और डी है ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। तो जो सात्विक प्रश्न होता है ना, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन, उसका उत्तर जो अगर उसकी बात करें, जिसका संदर्भ जो है वो होता है कि बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? वह मेहनती और आग्रही होता है, ये तो होता है। वह सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, होता है वो। वह वस्तुनिष्ठ होता है। देखिए रिसर्च की पहली शर्त होती है कि शोधकर्ता वस्तुनिष्ठ हो, यानी कि वो भी जो भी शोध करे वो किसी दबाव में अपनी इच्छा से ना करे, जो है तो है उस पर करना चाहिए। तो ऑप्शन डी है इसका, वह अपने हित और पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषय पर ध्यान देना चाहिए? ए, एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, बी, शोधकर्ता के ज्ञान पर, सी, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे अनुसंधान के प्रकार की, टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूँ पहले मैं। निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। ऑप्शन बी, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में। ऑप्शन सी, दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से होते हैं? इसकी अप्रोचेस कौन कौन से होती हैं? ऑप्शन ए है तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण, बी है सर्वेक्षण और प्रश्नावली, सी है न्यायादर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह, और डी है गुणात्मक और मात्रात्मक।
ये जो है ना गुणात्मक, ये क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों को दोनों में ये इसका दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया और इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। ए है व्याख्या करना, बी है विवरण करना, सी है प्रभावित करना और डी है भविष्यवाणी करना। इसका ऑप्शन नंबर ए व्याख्या करना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। यह बिना किसी उद्देश्य से होता है। बी, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। सी है, यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंधित रखता है। देखिए, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, मुझे इस रिसर्च पर याद आया कि एक रिपोर्ट आई थी 1906 में डेलोर कमीशन की। तो एक बार क्वेश्चन आया था नेट में कि आखिर डेलोर कमीशन की रिपोर्ट कब जारी की गई। तो डेलोर कमीशन की जो रिपोर्ट थी ये 1996 में जारी की गई थी। भले ही वो कमीशन बना पहले होगा, लेकिन रिपोर्ट उसके आते आते 1996 का समय हो चुका था। और डेलोर कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो डेलोर कमीशन में जो उसका वो था, इसका जो रिपोर्ट का टाइटल था वो था लर्निंग द ट्रेजर, क्या था, विद इन, है ना, लर्निंग द ट्रेजर विद इन में। इसमें क्या था, इसमें छात्रों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण आदि के प्रति इसमें वो विकसित किस तरह की जाएंगी उस पर बल दिया गया। और ये जो डेलोर थे इनका पूरा नाम था जैक्स डेलर्स, है ना, जैक्स डेलर्स। ये रिपोर्ट जो थी, ये रिपोर्ट यूनेस्को की तरफ से जारी की गई थी, क्योंकि भाई यूनेस्को की ही देन थी डेलोर कमीशन, तो उसने रिपोर्ट जारी की थी। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 41। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। ए, वह बिना किसी उद्देश्य से होता है। बी, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। सी, यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 42, यह सूची बी है, हमें इसका करना है मिलान। तो ए है ऐतिहासिक विधि, इसके सामने लिखा है अतीत की घटनाएं। बी है सर्वेक्षण विधि, इसका सामने लिखा है दृष्टि। सी है दार्शनिक विधि, इसमें लिखा है वर्तमान आयोजन। और जो उसकी डी है वो है प्रायोगिक विधि, इसका आगे लिखा है भविष्य की क्रिया। तो देखिए, जो ए है ऐतिहासिक विधि, इसके सामने आएगा अतीत की घटना, क्योंकि ऐतिहासिक विधि में हमेशा इतिहास की बात होती है। अब है सर्वेक्षण विधि बी, तो इसमें आएगा भाई सर्वेक्षण जो होता है वो होता है वर्तमान आयोजन का। तीसरा है सी दार्शनिक, क्योंकि दार्शनिक की बात हो रही है तो दार्शनिक में आएगा दृष्टि। और जो प्रायोगिक विधि है वो फिर भाई जाहिर सी बात है कि वो भविष्य की क्रिया में आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित पद्धतों से तथ्य और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन सी गुणात्मक अनुसंधान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा मात्रात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ए दार्शनिक अनुसंधान, बी क्रियात्मक, सी वर्णनात्मक और डी उपरोक्त सभी। तो डी है इसका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी को मिलाकर ही जो अनुसंधान है वो विकासात्मक अनुसंधान के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए
उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, ऑप्शन बी विश्लेषण अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान और ऑप्शन डी घटनोत्तर अनुसंधान। देखिए, ये होता है उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुसंधान। बस सिंपल से वो आपको बता दूं कि उद्दीपन आखिर होता क्या है। ये उद्दीपन ऐसा है, आपने शायद पढ़ा भी होगा जब आप छोटे रहे होंगे 10वीं क्लास में, कि आपकी कमर पर कोई पिन चुभाई जाती है, आपने वो नहीं देखी है ना, लेकिन चुभन होते के साथ ही आपने तुरंत आप चौंक गए। यही होता है क्रिया के प्रति उद्दीपन। तो ये आपने सुन रखा है, तो इसका उत्तर भी यही है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सी शोध की विधि नहीं है? अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक। तो देखिए, अवलोकन कोई विधि नहीं होती, ऑब्जर्वेशन करना कोई विधि नहीं है, ये कोई मेथड है ही नहीं। हाँ, हिस्टोरिकल है, सर्वे है और फिलोसफिकल जो मेथड हैं ये मेथड होते हैं। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? कक्षा में, क्षेत्र में, प्रयोगशाला की परिस्थिति में या सामाजिक परिस्थिति में? तो ये होता है प्रयोगशाला की परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? क्रियात्मक शोध में, मौलिक शोध में, व्यवहार शोध में या प्रायोगिक शोध में? निम्नलिखित में किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है? दार्शनिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, पौराणिक अनुसंधान और सामग्री विश्लेषण। देखिए, हम बात कर रहे हैं अतीत की, तो अतीत में जो होता है वो सब इतिहास की बात है, तो ये है ऐतिहासिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, ऑप्शन बी केवल सामाजिक विज्ञान में, ऑप्शन सी शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? ऑप्शन ए एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ऑप्शन बी तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध, ऑप्शन सी एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, ऑप्शन डी सिमुलेटिव अनुसंधान। तो इसमें है ऑप्शन बी तत्काल समस्याओं के लिए किया गया शोध। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, ऑप्शन बी नियंत्रित प्रयोग जिससे व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, ऑप्शन सी विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, ऑप्शन डी विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। इसका है ऑप्शन सी विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं? ए है कारण प्रतिरूप, बी है भावी सूचक अनुसंधान, सी है वर्णनात्मक अनुसंधान और डी है खोजी अनुसंधान। इसका है ए कारण प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 54 है, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता और उन्मुखता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? ए है व्यष्टि अध्ययन विधि, बी है प्रायोगिक पद्धति, सी है सर्वेक्षण पद्धति और डी है कार्योत्तर पद्धति। तो इसका उत्तर होगा डी कार्योत्तर पद्धति, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। क्योंकि हम बात कर रहे हैं
पालन पोषण का, है ना, उसकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बाद की कि क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है। ए है तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, बी है अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना, सी है त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना, और डी है नए चर का सूत्रपात करना। ऑप्शन नंबर बी होगा अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 56 है, घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। ए गुणात्मक अनुसंधान से, बी भिन्नता के विश्लेषण से, सी सहसंबंध अध्ययन से, और डी है संभाव्य न्यायादर्श के चयन से। तो इसका है ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के माध्यम से संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए कारण तुलनात्मक, बी प्रायोगिक, सी सहसंबंधात्मक, और डी वर्णनात्मक। इसका जो उत्तर है वो है प्रायोगिक। क्वेश्चन नंबर 58 है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाक्षिप्त वस्तुएं हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ए है प्रयोगशाला कौशल अभिलेख पर्यवेक्षक और विषय, बी है पर्यवेक्षक विषय महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य, सी है अभिलेखागार पर्यवेक्षक विषय और सोच में लचीलापन, और डी है विषय पर्यवेक्षक अच्छा स्वभाव और पूर्वाग्रह विचार। इसका है ऑप्शन नंबर बी पर्यवेक्षक विषय महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए और का नहीं कह रहा हूँ, सीधे सीधे उत्तर बोल रहा हूँ उसका, ऐतिहासिक की, क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान में हमेशा अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अतीत वो जो बीत चुका, अगर आपके सामने होता तो अलग बात थी, लेकिन वो तो बीत चुका है, और उसका विवरण कहाँ मिलेगा हमें, उसका सारा विवरण मिलेगा हमें किताबों में। अगर उस समय कैमरे चल रहे होते तो हो सकता है भाई कैमरे में कहीं ना कहीं उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं व्हाट्सएप पर वायरल हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय की केवल किताबें हैं। तो वो सब कुछ कहाँ होगा, वो सब कुछ होगा ऐतिहासिक अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 60 है, अनुसंधान का वह प्रकार जो कि उपकल्पना और सिद्धांत का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझाया जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। ए वर्णनात्मक अनुसंधान में, बी भविष्य सूचक अनुसंधान में, सी व्याख्यात्मक अनुसंधान में, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर है वो है व्याख्यात्मक अनुसंधान में। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट दिखा रखा है यहाँ पे कि घटना क्यों और कैसे, यानी कि कोई घटना की बात अगर होती है क्यों और कैसे वाली बात, तो वहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन करोगे, इसको बोलते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 61 है, मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है। ए नए विचारों का विश्लेषण करना, बी नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, सी अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, और डी है विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। इसका है ऑप्शन नंबर बी नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 62 है, अध्ययन का खोजपूर्ण वर्णनात्मक विश्लेषण या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है। ए तर्क, बी परिणाम, सी प्रक्रिया, और डी उद्देश्य। तो ये होता है उद्देश्य पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित अनुसंधान विधियों में कारणता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है। ए है प्रायोगिक, बी है कारण तुलनात्मक, सी है सहसंबंधात्मक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है प्रायोगिक। क्वेश्चन नंबर 64,
देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। जो केस डायरी है उसकी सबसे बड़ी सीमा कौन सी है। ऑप्शन ए है कुछ ही विषय हैं जिसके लिए उपयुक्त होती है। बी, इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। सी, इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो न्यायाधीश है ना, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है। और जो ऑप्शन बी है इसका वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है। ये बिल्कुल सबसे बड़ी सीमा है इसकी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सी अनुसंधानात्मक विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है। ए ऐतिहासिक, बी दार्शनिक, सी क्षेत्र प्रयोग और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है ये है क्षेत्र प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 66 है क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए अनुभव सिद्ध, बी ऐतिहासिक, सी प्रायोगिक और डी जीवनीक। इसका है अनुभव सिद्ध ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है। ए पैनल, बी क्रॉस सेक्शनल, सी प्रवृत्ति और डी ए और सी दोनों। इसका है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका अभिकल्प नहीं है, क्रॉस सेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 68 है जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ए भावी सूचक अनुसंधान, बी पूर्वव्यापी अनुसंधान, सी खोजपूर्ण अनुसंधान और डी है वर्णनात्मक अनुसंधान। इसको बोलते हैं पूर्वव्यापी अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 69, जांचकर्ता के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है सर्वेक्षण अनुसंधान, बी पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, सी ऐतिहासिक अनुसंधान और डी योगात्मक अनुसंधान। तो इसे कहते हैं पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 70 की बात मैं कर रहा हूँ, तो 70 है सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्ल पियर्सन का सही गणना कीजिए। ये प्रयोगात्मक विधि के सार की बात चल रही है ना। तो इसमें सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्ल पियर्सन का सही गणना करना। ऑप्शन नंबर बी है विषयों से उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना। ऑप्शन सी है सावधानीपूर्वक परिमाण लेना और रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन डी है कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यही इसका उत्तर है। यही प्रयोगात्मक विधि का सार है क्या, कि कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर है 71, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ए मात्रात्मक अनुसंधान, बी गुणात्मक अनुसंधान, सी मिश्रित अनुसंधान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका है सी मिश्रित अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान निष्कर्षों के सामान्यकरण के बारे में ज़्यादा चिंतनशील नहीं है। ए मात्रात्मक अनुसंधान, बी गुणात्मक अनुसंधान, सी मिश्रित अनुसंधान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें है गुणात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है। ए गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, बी शोधकर्ता के द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना, सी खोजपूर्ण अनुसंधान और डी है अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इसका जो उत्तर है वो है डी, अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण है। ए मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है, बी यह कारण और प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है,
सी, यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है? ए है गैर प्रायोगिक अनुसंधान, बी है प्रायोगिक अनुसंधान, सी है ऐतिहासिक अनुसंधान, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है प्रायोगिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है? ए है क्रियात्मक अनुसंधान, बी है मूल अनुसंधान, सी है मात्रात्मक अनुसंधान, और डी है मिश्रित विधि अनुसंधान। यह है मिश्रित विधि अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना के समझने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो ये है प्रायोगिक अनुसंधान, बी है ऐतिहासिक अनुसंधान, सी है पुनरावृत्ति, और डी है अभिलेखीय। तो भाई अतीत की बात हो रही है तो ऐतिहासिक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन से प्रकार के शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है? ए क्रियात्मक अनुसंधान, बी मूल अनुसंधान, सी भावी सूचक अनुसंधान, और डी अनुदैर्ध्य अनुसंधान। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक अनुसंधान, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 79, आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जाता है? ए बुद्धिवाद, बी निगमनात्मक, सी आगमनात्मक, और डी है संभाव्य। इसे बोलते हैं आगमनात्मक। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। दूसरी क्लास में बहुत जल्द इसमें अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।